अंकल आप? हाँ, मैं ही। मतलब आपने ही तन्वी के सर पर मारकर उसे बेहोश किया था? हाँ, बेहोश करने के लिए ही मैंने मारा था उसे। बेहोश किए बिना मैं आगे का काम नहीं कर पाता। काम करना था? आपने क्या किया प्रियंका के साथ? प्रियंका को मारने गया था मैं। लेकिन वो बच गई। मार नहीं पाया मैं उसे। तन्वी, ऊपर जाकर देखो प्रियंका कैसी है। आप प्रियंका को मारने वाले थे? झूठ है ये। बोलिए ना बाबा, बोलिए ना। आप इस तरह से चुप क्यों हैं? प्लीज बोलिए ना बाबा, बोलिए ना बाबा। वनीता शांत हो जाओ। अंकल, आप तो यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को अपनी बेटी मानते थे ना? प्रियंका ने आपके खिलाफ कदम उठाया तो उसकी जान लेने की कोशिश की आपने। इस उम्र में ये सब करना आपको शोभा देता है क्या? सोच समझकर काम करने के दिन मेरे हाथ से कब के निकल चुके हैं। जिस उम्र में सोचना जरूरी होता है, उस उम्र में मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा मुझे लगने लगा था। और उसके बाद ही इस खेल की शुरुआत हुई। कौन सा खेल? तुम खेलते हो वो चोर और पुलिस का खेल। मतलब मैं कौन हूँ आपको पता था? हाँ, पता है। बहुत देर में पता चला। उस प्रियंका की मदद से तुम मुझ तक कभी भी पहुंच सकती थी। इसलिए आज मैं प्रियंका के बेहोश होने का फायदा उठा रहा था। खत्म करना चाहता था उसे हमेशा के लिए, लेकिन वो बच गई। भगत ने कहा था वो सच है। उसमें एक अनामिक शक्ति है, उसी शक्ति ने बचाया है उसे। जिंदा है वो। प्रियंका! 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 उठो प्रियंका, उठो! प्रियंका! प्रियंका! सुकु मौसी! मौसी उठिए ना प्लीज। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मौसी! वो आया था। बताओ मुझे, उसने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया नहीं ना? कहाँ है वो? मौसी प्लीज शांत हो जाइए। प्रियंका यही है, ये देखिए, यही है वो, यही है। संभल कर मौसी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। प्रियंका! मेरी बच्ची, कितनी चोटें आई है इसे। ये क्या कर दिया उसने? मौसी प्लीज शांत हो जाइए। प्रियंका को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ बेहोश हो गई है मौसी। इसे कुछ नहीं हुआ है। इसे जो मारने आया था वो पकड़ा गया है। कौन?
कौन है वो? अर्जुन अंकल। अगर मैं प्रियंका को नहीं मारता तो पुलिस मुझ तक पहुंच जाती और फिर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। मेरे पास समय नहीं था। मैं मौके का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे आपका हाथ था? मतलब यहाँ जो भी खून हुए हैं सब आपने किए हैं? खून नहीं, बलि चढ़ाई है मैंने। बलि? हाँ, बलि। मुझे सर्वशक्तिमान बनने के लिए बलि चढ़ाने थे और उसीलिए मैंने यह हॉस्टल शुरू किया था। पहली बलि चढ़ाने के बाद मुझे जो खुशी मिली और जो मुझे सुख मिला था वो मुझे फिर से महसूस करना था। हर हाल में मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही था। वो शक्ति मुझे हासिल करनी थी जिसकी वजह से मैं जिंदगी भर खुश रहता। कौन सी खुशी? बचपन में मैं बहुत ही कमजोर और दुबला था, इसलिए मुझे कोई भी अपने साथ खेलने नहीं देता था। मेरा मजाक उड़ाता था। जवानी में भी वही दुख मेरे नसीब में आया। इसीलिए मैंने तय किया, जिस खुशी का एहसास बचपन में मिला था उसे दोबारा महसूस करूंगा। आपके बचपन में मतलब? मेरे दुबलेपन के बारे में लोग बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे मेरा जीना बेकार लगता था। अंदर से बहुत टूट गया था मैं। उनके तानों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है, बस जताता था मैं। लेकिन असल में मुझे खुद अपने दुबलेपन पर बहुत गुस्सा आता था। ये सब कुछ मुझसे सहा नहीं जाता था। तो इसलिए आपने खून कर दिया? मतलब ऐसे किसी की जान लेकर हम कमजोर नहीं हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये भी मुझे हालातों ने ही सिखाया है। देखिए, खुद की गलतियों का बोझ हालातों पर मत डालिए प्लीज। सच कह रहा हूं मैं। बचपन में जब मैं अकेला रहता था, अचानक से वो आ गई। उसके आने से मेरा अकेलापन दूर हो गया। कुछ दिन हंसते खेलते कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन वो दिन भी क्षणिक थे। मेरी खुशी नियति से नहीं देखी गई। छुट्टियों में वो घर आई थी। वो उसके मौसी के घर रहती थी पढ़ाई के लिए। छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो वापस जा रही थी। मेरी खुशी फिर से कहीं खो जाएगी, इसका मुझे डर लगने लगा। वो मतलब कौन? बेबी। बेबी नाम था उसका। यही बगल के मोहल्ले में घर था उसका। उसने मौसी के पास जाने की सूचना दी, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा स्कूल शुरू होने वाला है, मुझे जाना होगा। बेबी, मुझे बेबी पर बहुत गुस्सा आया था। फिर मैंने उससे कहा, कल तुम जाने वाली हो तो आज मेरे साथ थोड़ी देर और खेल लो। उसने भी हाँ कहा। तब मैं उसे जंगल में खेलने के लिए ले गया और टेकड़ी से उसे नीचे ढकेल दिया। उस वक्त मेरे अंदर शक्ति का एहसास हुआ कि मैं किसी और से बलशाली हूं, ऐसा महसूस हुआ। ये अनुभूति मुझे पहली बार मिली थी। किसी की जान लेकर इतनी खुशी मिलती है, ये मुझे पता नहीं था। ये खुशी नहीं, इसे विकृति कहते हैं। नहीं, बल्कि मुझे शक्ति तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। ऐसा आपको लगता है? नहीं, क्योंकि मुझे जो अनुभूति हुई थी और जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है। और उसकी पुष्टि करने वाली भी घटना बहुत जल्द मेरे सामने आ गई। संयोग से मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। मैंने अपनी जिंदगी की सारी घटना उसे बता दी। उसने मुझे जो मार्गदर्शन किया, उसके बाद मुझे अपने आप में बदलाव नजर आने लगा।
तब मैं जवानी की दहलीज पर था। उसके मार्गदर्शन से मुझे एक नई दिशा मिल गई। कौन सा रास्ता बताया उसने? बाबा, बेटा, तुम्हारे दिल में जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, लेकिन जो तुम चाहते हो वो चीज हासिल करना आसान काम नहीं है। उसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा, और उस शक्ति की सेवा करने के लिए तुम उचित हो ये तुम्हें साबित करना होगा। मुझे खुद को साबित करने के लिए क्या करना होगा बाबा? देखो, जरा सोचो, रास्ता बहुत ही कठिन है। होने दीजिए। मुझे जो शक्ति चाहिए उसे पाने के लिए किसी भी खतरे का सामना मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि उस शक्ति की क्या सेवा करनी है? तो फिर सुनो, 9 अविवाहित लड़कियों की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी, लेकिन सिर्फ बलि देने से कुछ नहीं होगा। हर बलि दी हुई लड़की के शरीर का एक टुकड़ा पवित्र अग्नि को अर्पण करना होगा। कर पाओगे तुम? मैं तैयार हूँ ये सेवा करने के लिए। तांत्रिक बाबा के कहने के मुताबिक जैसे जैसे बलि चढ़ाता गया, मुझे उस अपार शक्ति का एहसास होने लगा। इतनी ताकत मुझ में पहले कभी भी नहीं थी। ये मुझे मिला हुआ वरदान है। भले ही मैं कमजोर दिखता हूँ, लेकिन बलि चढ़ाते समय मुझ में अपार शक्ति आ जाती है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है वो मौत नेचुरल नहीं थी, और उनका जो खून हुआ है वो किसी और ने नहीं किया था, है ना? नहीं, सभी लड़कियों की बलि ऐसे नहीं दी जा सकती है। बलि चढ़ाने के लिए विशेष नक्षत्र में पैदा हुई लड़की ही चाहिए होती है। नेहा और सागरिका की बलि चढ़ाई, क्योंकि जब उनका मृत शरीर मिला तब उनके शरीर से एक एक अंग गायब थे। लेकिन सारा की बलि आपने नहीं चढ़ाई, उससे मारा, क्योंकि उसके शरीर से एक भी अंग गायब नहीं थे। अगर सारा की बलि नहीं चढ़ानी थी तो उसे मारा क्यों आपने? मारना पड़ा। अमावस्या के दिन बलि देने से पहले मैं जो अघोरी पूजा करता था, उसके बारे में सारा को पता चल गया था। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। उस वक्त मैंने उससे मुंह बंद रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये बात हन्या को बता दी। मुझे लगा कि धोखा हो सकता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। आपके इस काम में हन्ना भी आपकी मदद कर रहा था ना? हाँ, सारे खून हन्या ने ही किए हैं। मैंने उसको उसके काम के और अपना मुंह बंद रखने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। नेहा और सागरिका की बलि मैंने खुद चढ़ाई। बलि देते समय मुझे बहुत सारे प्रमाण और लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता था। और कितने लोगों की जान ली है आपने? ज्ञानेश पवार और वो पत्रकार लड़की रत्ना। लेकिन क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? मुझे 9 अविवाहित लड़कियों की बलि चढ़ानी थी। अगर आपकी शादी हो जाती तो मुझे बलि देने के लिए किसी और लड़की को ढूंढना पड़ता। इसलिए हन्या की मदद से मैंने ज्ञानेश पवार को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। हॉस्टल में हो रही घटनाएं रत्ना ने पेपर में छाप दी थी, इसलिए सबको पता चल गया। इसलिए मैंने हन्या की मदद से उसका भी एक्सीडेंट करवा दिया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था सब मैंने किया है, तुम सबको डराने के लिए।
मतलब वो कहाँ जाओगी लिखा हुआ, मैम के कमरे में जो सिंदूर गिरा हुआ था और वो कंगन के टुकड़े। हाँ, वो सब मैंने ही किया था। सारा का खून करने के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद नेहा और सागरिका के झगड़े का फायदा उठाकर मैंने नेहा की बलि दे दी। उसके बाद मैंने ही विभा और सागरिका की शादी तय की। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने सागरिका की जान ले ली। नेहा का हाथ और सागरिका के पैर की उंगली काटकर मैंने ही उस शक्ति को अर्पण किया। इसका मतलब मुझ पर जो हमला हुआ था वो आपने किया था? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे अगली बलि तुम्हारी चढ़ानी थी, लेकिन सही समय पर तुम्हारी शादी हो चुकी है ये बात पता चली, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया। उस वक्त प्रियंका का बर्ताव बदलता जा रहा था। उसका इलाज कराने के लिए मैंने जोशी जी को बुलाया, लेकिन वो दांव मुझ पर उल्टा पड़ गया। उन्होंने इस वास्तु में किसी शक्ति का वास है ऐसा कहा। मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन्हें यहां से भगा दिया। सागरिका की मौत के बाद पुलिस ने गुप्त रूप से जानकारी निकालने की शुरुआत की। ऐसी खबर मेरे कानों में आई, इसलिए कुछ दिनों तक शांत बैठा रहा। ध्यान के बाद किसकी बलि चढ़ाई जा सकती है इस बारे में सोचने लगा। आज मेरे सामने एक मौका आया। जब तन्वी ट्रांस में गई थी तो मैंने उसकी बलि चढ़ाने के बारे में सोचा। प्रियंका के काम पर जाने के बाद वो बहुत देर तक अकेले कमरे में रहती थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाना चाहा। तन्वी, भूख लगी होगी ना? खाना खाने चलो। तन्वी की बीमारी का फायदा उठाकर आपने उसे मारने की कोशिश की थी ना? हाँ, लेकिन तैयारी पहले से की हुई थी। जब डॉक्टर ने तन्वी के बारे में बताया था उसी समय से मुझे पता था वल्लरी, वनीता, ये लड़कियां तन्वी की जो हालत हुई है ना, उसके लिए प्रियंका को दोषी मान रही थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वल्लरी और वनीता के सामने जानबूझकर तन्वी को घर भेजने के बारे में बोला। अब ये फैसला मैं कैसे लूं? उसके घर वालों से बात करनी होगी। अंकल, हम कोई नहीं है क्या उसके? हम रखेंगे ना तन्वी का ख्याल। हम उसे हॉस्टल में लेकर जाते हैं। इन लड़कियों को अपनी मर्जी से कैसे झुकाना है ये बात मैं जान चुका था। थैंक यू अंकल। आज हमें आपसे एक नया लेसन सीखने को मिला। हमारे झगड़े का अच्छा फायदा उठाया आपने। तन्वी पर आपका हमला विफल हो गया, फिर भी आप शांत नहीं बैठे ना? आप उसे उस पुरानी हवेली में ले गए और वहाँ मारने की कोशिश की। हाँ, तन्वी के ठीक होने से पहले मुझे अगली बलि चढ़ानी थी और अमावस्या भी नजदीक आ गई थी। अगर ये मौका मैं खो देता तो मुझे अगले अमावस्या की राह देखनी पड़ती। इसलिए मैंने हन्या से तन्वी को पुरानी हवेली में लाने के लिए कहा। मेरे वहां जाने से पहले पता नहीं कैसे प्रियंका वहां पहुंच गई।
और फिर दूसरा मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। इसका मतलब हरीश ने तन्वी और प्रियंका पर हमला नहीं किया था। नहीं, जिस वक्त हरीश को गिरफ्तार किया तभी मुझे पता था। तो उसे गिरफ्तार क्यों किया? अगर उसे गिरफ्तार नहीं करते तो असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाते। मुझे हन्म्या पे डाउट था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हरीश को गिरफ्तार करना मेरा ही प्लान था। हरीश के हाथ पे लगी हुई चोट कुल्हाड़ी के वार की नहीं थी, ये बात मैं जानती थी। हरीश उस पुरानी हवेली में प्रियंका के पीछे गया था। हरीश को अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो असली मुजरिम गायब हो जाएगा और फिर से हमला करेगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन था और वैसा ही हुआ। बताइए मुझे, हन्म्या को आप ही ने मारा ना? हाँ। मैंने उसे उस पुरानी हवेली में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी उस भगत के कहने पर वो वहां चला गया और अचानक उसे वहां एक कंकाल मिल गया और उसी वक्त तुमने उसे पकड़ लिया। उसके बाद तुमने उसे घर में बंद कर दिया। फिर तुम फोन पर बात करते हुए बाहर गए और उसके बाद बिनाताई, बिनाताई, बिनाताई दरवाजा खोले बिनाताई। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोले बिनाताई। अगर मैंने हन्या की जान नहीं ली होती तो वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता, क्योंकि बीना को उस पर शक था। अगर हन्या गिरफ्तार हो जाता तो वो डर के मारे मेरा नाम उगल देता। इसलिए आप उसे हर वक्त सपोर्ट करते थे और हम इसे आपका उसके प्रति प्रेम समझते थे। तुम समझ नहीं रहे थे, बल्कि मैंने ही तुम सबके मन में वैसी इमेज बनाई थी ताकि मैं आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। शुरुआत में हन्या ने मेरा अच्छा साथ दिया, उसे किसी बात का डर नहीं था। प्रियंका के अंदर उस शक्ति का संचार होने लगा, तब से हन्या डरने लगा। लेकिन ये मेरी पोल खोल देगा, इस डर से मुझे हन्या को मारना पड़ा। उसके मरने के बाद मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, ऐसा मुझे लगने लगा। हन्म्या को आपने मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अहम चीज का पर्दाफाश कर दिया। कौन सी चीज? हन्म्या ने जो गड्ढा खोदा था ना, उसमें जो कंकाल मिला था वो सावित्री का था। सुक्कू मौसी ने हमें सोने के कंगन के बारे में बताया था और उस कंकाल के हाथों में सोने के कंगन थे, तो वो सावित्री ही थी। आपने अपनी सगी बहन की जान ली? हाँ, जान लेनी पड़ी मुझे। और उसकी वजह भी वैसी ही थी। कितने बेरहम इंसान हो तुम। हमारे सामने उसकी याद में रोते रहते थे। जिससे तुम प्यार करते थे उससे भी तुमने छोड़ा नहीं। हाँ, मैं दीदी से बहुत प्यार करता था। इस दुनिया में समझने वाली सिर्फ वो अकेली ही थी। वो जिस आदमी से प्यार करती थी, उससे शादी करने के लिए हमारे पिताजी ने मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो उस आदमी से शादी नहीं करेगी और मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन वो भी बेबी की तरह निकली, स्वार्थी। अरे स्वार्थी तो तुम हो। तुम्हारी बहन की शादी ना हो इसलिए ऐसा किया तुमने। हाँ, वो हमेशा मेरे साथ रहे ऐसा मुझे लगता था। इसलिए पिताजी के मना करने के बाद उसके मन में क्या चल रहा था ये जानने के लिए मैं उसके पास गया। वो बहुत नाराज हो गई थी। दीदी, आपने क्या डिसीजन लिया है? देखो, अगर पिताजी ने शादी के लिए अनुमति नहीं भी दी ना, तो भी मैं उसी से शादी करूंगी। ये हमने तय कर लिया है। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और को अपना पति कभी नहीं मान सकती मैं। इसका मतलब तुम्हारा डिसीजन पक्का हो गया है? हाँ।
अरे बाबू, कोई और मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम मेरा साथ हमेशा दोगे, इसका मुझे भरोसा है। अरे मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, जानती हूँ ये मैं सिर्फ तुम्हारा निर्णय जानना चाहता था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। तुम्हारी शादी के लिए मैंने जगह भी देख रखी है, देखनी है तुम्हें? हाँ हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। चलो चलो। अरे बाबू, कहाँ है वो मंदिर? मुझे छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो दीदी? तुम यदि मेरे साथ नहीं रहोगी ना, तो मैं तुम्हें किसी के भी साथ रहने नहीं दूंगा। बाबू, प्रियंका, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ है वो? बदला लेना है। उसने मेरी जान ली है, बदला लेना है। छोड़ूंगी नहीं उसे। जो लोग मुझे छोड़कर जा रहे थे, उन सबको मैंने मार दिया, अपनी सगी बहन को भी। आप बेरहम हैं। बहुत से गुनहगार देखे मैंने। कई बार गुनहगार अपने किए हुए गुनाह का अफसोस करते हैं, लेकिन आपको अफसोस तो दूर, शर्म भी नहीं आ रही है। शादी हो जाती है फिर भी रिश्ते नहीं बदलते हैं अंकल, और नहीं प्यार कम हो जाता है। शादी होने के बाद भी आप उससे मिल सकते थे अंकल। जो बहन आपसे इतना प्यार करती थी वो आपको भूल जाती क्या? ऐसा लगता है आपको? मैं कभी भी किसी अपराधी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहती, लेकिन आपके बारे में कहते हुए मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। आप सच में बहुत बेरहम इंसान हैं, बहुत बेरहम। तुम समझ नहीं रही हो। मैंने जिन जिन लोगों को मारा है ना, उन्हें जन्म और मृत्यु के फेरे से मुक्ति मिल चुकी है। मुक्त हो गए हैं वो। मैंने अपनी दीदी को मारा, लेकिन उसे अपने पास से कभी अलग नहीं होने दिया। यहीं पास में पुरानी हवेली में दफनाया है उसे। इतने सालों तक कभी किसी को पता चला क्या? ऐसा आपको लगता है? आपने अपनी दीदी का शरीर तो मिटा दिया, लेकिन आज भी उनकी आत्मा इस वास्तु में भटक रही है। यह नामुमकिन है। ये सच है। प्रियंका के शरीर के अंदर जो शक्ति है वो सावित्री है। उनकी मदद से ही हम तन्वी की जान बचा सके, और उनकी मदद से ही हम आप तक पहुंच सके। आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो आज भी अपनी मौत का कारण ढूंढ रही हैं। कहाँ है वो? मेरी दीदी कभी वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ गई हूँ रत्नाकर। तुमने मुझे नहीं मारा है रत्नाकर, तुमने भाई बहन के रिश्ते का खून किया है। कौन हो तुम? ये सवाल तुम्हें मुझे मारने से पहले खुद से पूछना चाहिए था। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ की मासूम लड़कियों की भी जान ली है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये हॉस्टल भले ही तुमने मेरे नाम से शुरू किया होगा, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ था। आज मैं तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब बराबर करके रहूंगी। अब तुम
नहीं बच सकते। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सावित्री। मौसी आज नहीं। आज तुम इसे बचाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम्हारे इसी बाबू ने मेरी जान ली है। इसे इसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। प्रियंका, 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 सावित्री, नहीं मौसी, क्या इसने मेरे बारे में सोचा? आज मैं भी नहीं सोचूंगी। देखिए, आज आपका बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप जिसके जरिए बदला ले रही हैं, उससे बेवजह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। मैं आपसे विनती करता हूँ। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटी, ये जो कुछ कह रहा है सही है। जरा प्रियंका के बारे में सोचो। देखो, उसके जरिए ही हम सबको तुम्हारे बारे में पता चला। तो क्या उसके एहसानों का बदला तुम ऐसे चुकाओगी? हाँ, मेरी सावित्री ऐसी नहीं है। ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम में और बुरे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा बेटी? प्रियंका को सजा न हो इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे सावित्री। पुलिस इसे कड़ी सजा देगी, लेकिन प्रियंका को सजा मिले ऐसा कुछ मत करो। छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। मुझे सारे गुनाह कबूल है। जाधव साहब, मैं अपनी दीदी का अपराधी हूँ। मैंने ही उसकी जान ली है। और सारा, नेहा, सागरिका, ज्ञानेश, इन सबको मैंने ही मारा है। वो पत्रकार लड़की रत्ना, उसका भी एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। दैवी अघोरी शक्ति पाने के लिए मैं लाचार हो गया था और ये सारे अपराध कर बैठा। अब मुझे जो सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। पांचाल, अगर आपने मुझे सही समय पर फोन करके नहीं बुलाया होता तो मुझे इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं होता। सर, जब मैं पहली बार यहाँ आई तब मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी सोच और बुद्धि से परे कई चीजें होती हैं। ये सब जब मैंने खुद महसूस किया तब मुझे इन बातों पे यकीन हो गया सर। लेकिन आपकी मदद के बिना ये केस सॉल्व भी नहीं होता। अब आप जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। यस सर, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती सर। यहाँ के सभी लोगों ने मेरी मदद की है सर, और सबसे ज्यादा तो सावित्री मौसी ने। उन्हीं की मदद से आज हम गुनहगार तक पहुँच पाए हैं। हाँ, वो तो है। चलिए, मुलाकात होगी ड्यूटी पर। यस सर।
क्या हो रहा है तुम्हें? प्रियंका उठो। ये सब एक भयानक सपना था, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? और इस हॉस्टल का क्या होगा? अब क्या करेंगे मतलब? हम सब यहीं रहेंगे। हम सब मिलकर ये सावित्री गर्ल्स हॉस्टल चलाएंगे। हम जब से यहाँ आए हैं तब से कभी इसे हॉस्टल माना ही नहीं। हम हमेशा इसे अपना घर ही मानते आए हैं। इस वास्तु ने जैसे हम सबको छाया दी है, सहारा दिया है, वैसे ही और भी कई बेसहारा मुसीबत में फंसे हुए लड़कियों को हम सहारा देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। हम सब मिलकर इस हॉस्टल की एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अच्छे इरादे के साथ। जिसे जैसा वक्त मिलेगा वैसा देंगे। हाँ, मैं भी बीच बीच में आया करूंगी। और सुक्कू मौसी, दुर्गा मैम तो है ही हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। जरूर, इसमें पूछना क्या है? बेटी, इस बूढ़ी का तुम लोगों के सिवा और कौन है? मैं यहीं रहूंगी।